गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज अर्थात विद्युत आवेश। तो देखिए विद्युत आवेश होता क्या है। विद्युत आवेश किसी द्रव्य का वह मूलभूत गुण होता है, वह अंतर्निहित गुण होता है जिसके कारण वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है एवं विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को अनुभव कर सकता है। क्लियर है। तो अगर किसी वस्तु पर आवेश है तभी वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है। अगर किसी वस्तु पर आवेश है और वह वस्तु गतिशील है तो वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकती है। अगर किसी वस्तु पर आवेश है और वह वस्तु विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस पर विद्युत बल लगता है, अर्थात विद्युत बल के रूप में वह विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति को अनुभव कर सकती है। और अगर किसी वस्तु पर आवेश है और वह चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील भी है तो चुंबकीय क्षेत्र में उस पर चुंबकीय बल लगता है, अर्थात चुंबकीय बल के रूप में वह चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति को अनुभव कर सकती है। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है जब वस्तु पर आवेश हो। बिना आवेश के वस्तु न अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है और न ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है। बिना आवेश के न तो उस पर विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल लगेगा और न ही चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल लगेगा। तो विद्युत आवेश के इन गुणधर्मों के आधार पर ही विद्युत आवेश को हम परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ जो लिखा हुआ है उसको हम डेफिनेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ हमने बता रखा है कि स्थिर आवेश अपने चारों ओर केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि अगर आवेश गतिशील है तो वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। इट मीन्स आवेश स्थिर है तो वह केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, लेकिन अगर वह गतिशील है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, अर्थात विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। अब देखिए गतिशील के दो केस हो सकते हैं। अगर आवेश नियत वेग से गतिशील है तो वह अपने चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा वो समय के साथ अपना मान नहीं बदलेंगे, अर्थात नियत मान का विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाएगा एक समान वेग से गतिशील आवेश द्वारा। लेकिन अगर आवेश त्वरित है या मंदित है या दोलनशील है, दोलनशील आवेश त्वरित या मंदित की कैटेगरी में ही आता है, अर्थात वह असमान वेग से गतिशील है। अगर आवेश असमान वेग से गतिशील है तो वह अपने चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है उसका मान समय के साथ परिवर्तनशील रहता है, अर्थात ऐसा आवेश दोलनी विद्युत क्षेत्र एवं दोलनी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। उत्पन्न विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ दोलनशील रहते हैं, समय के साथ अपना मान परिवर्तित करते रहते हैं। तो ऐसा विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण करता है। तो निष्कर्ष ये निकला कि एक समान वेग से गतिशील आवेश मान में एक समान विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, जबकि त्वरित आवेश या मंदित आवेश बोल लें या दोलनीय आवेश जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेशों द्वारा या दोलनीय आवेशों द्वारा उत्पन्न की जाएगी, जबकि एक समान वेग से गतिशील आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न नहीं करेगा। उसके द्वारा विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाएगा जो समय के साथ अपना मान नहीं बदलेंगे, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऐसा विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र होता है जो समय के साथ अपना मान परिवर्तित करता रहता है। क्लियर है। अब देखिए हम जो ये स्थिर वैद्युति की यूनिट पढ़ रहे हैं, स्थिर वैद्युति की यूनिट का ही फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे हैं, विद्युत क्षेत्र। तो स्थिर वैद्युति की यूनिट क्या होती है उसको हम यहाँ देखते हैं। स्थिर वैद्युति को हम इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अर्थात स्टैटिक, यहाँ देखिए वर्ड देखिए स्टैटिक्स। तो ये स्टैटिक्स जो वर्ड है उससे बना शब्द है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब हो गया स्थिर। तो स्थिर वैद्युतिकी में हम स्थिर आवेशों से संबंधित अध्ययन करते हैं, जैसे स्थिर आवेश अपने चारों तरफ कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, स्थिर आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना है, दो स्थिर आवेशों के मध्य कितना विद्युत बल लग रहा है, अगर निकाय में दो से अधिक आवेश है तो उनके मध्य कितने विद्युत बल कार्य कर रहे हैं, दो आवेशों की निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी है, दो से अधिक आवेशों की निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी है। लेकिन ये जो सारी बातें हम बता रहे हैं इसमें वो सब स्थिर आवेशों से संबंधित है, इनमें आवेश स्थिर होने
चाहिए। तो स्थिर वैद्युतिकी में हम स्थिर आवेशों से संबंधित अध्ययन करते हैं, स्थिर आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं एवं स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन करते हैं। जबकि धारा विद्युतिकी के अंतर्गत हम गतिशील आवेशों अर्थात विद्युत धाराओं से संबंधित अध्ययन करते हैं। गतिशील आवेशों को हमने विद्युत धारा क्यों बोला? क्योंकि इतना हम जानते हैं कि आवेश की गति से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। धनावेश की गति की दिशा में धारा की दिशा बताते हैं, जबकि ऋणावेश की गति की विपरीत दिशा में हम धारा बताते हैं। यह हम 10th तक की साइंस में पढ़ के आ भी चुके हैं। तो गतिशील आवेशों से संबंधित अध्ययन अर्थात विद्युत धाराओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है धारा वैद्युतिकी के अंतर्गत, और स्थिर आवेशों से संबंधित अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत, और इन दोनों को मिलाकर हम वैद्युतिकी बोलते हैं। तो वैद्युतिकी के अंतर्गत स्थिर व गतिशील आवेशों से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं। अब देखिए, अभी हमने कहा था कि गतिशील आवेश अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ हमने गतिशील आवेशों की बात तो करी, लेकिन यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की बात नहीं की। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभावों की बात करें, तो फिर भौतिक विज्ञान की एक अन्य यूनिट चुंबकत्व काम में लेनी होती है। तो फिर इसका मीनिंग ये हुआ कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का जो अध्ययन करते हैं हम, वो चुंबकत्व यूनिट में करते हैं, मैग्नेटिज्म यूनिट में करते हैं। इसमें केवल स्थिर आवेशों से संबंधित अध्ययन, इसमें विद्युत धाराओं से संबंधित अध्ययन, और अभी जो मैंने यूनिट बोली चुंबकत्व, उसमें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभावों से संबंधित अध्ययन करते हैं। क्लियर है बात? अब देखिए, हम आवेश के प्रकार की बात करते हैं कि विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है। तो चार्ल्स ड्यूफे नाम के वैज्ञानिक ने यह बताया कि विद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है। ऐसा बताने के लिए उसने कई प्रयोग किए, और उन प्रयोगों का उसको निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने उन 2 प्रकार के आवेशों को आगे चलकर धनावेश व ऋणावेश नाम दिया। क्लियर है? तो आज हम जानते हैं कि विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम प्लस कैपिटल क्यू और प्लस स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, नेगेटिव चार्ज को माइनस कैपिटल क्यू और माइनस स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। क्लियर है? ये मैंने बता ही दिया है। चार्ल्स ड्यूफे ने आवेश 2 प्रकार के बताए, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उन्हें धनावेश व ऋणावेश नाम दिए। क्लियर है? अब देखिए, कोई वस्तु आवेशित कैसे होती है, किसी वस्तु पर आवेश किस तरीके से आता है, क्यों कोई वस्तु आवेशित होती है, उसका ओरिजिन क्या है, उसका कारण क्या है, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत बोलता है कि प्रत्येक पदार्थ जो है वो अणुओं से मिलकर बना होता है, अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं, और परमाणु जो है इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है। अब इनमें इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं, प्रोटॉन धनावेशित कण होते हैं, व न्यूट्रॉन उदासीन अर्थात अनावेशित कण होते हैं। तो परमाणु के आवेश में न्यूट्रॉनों का कोई योगदान नहीं होता, क्योंकि न्यूट्रॉनों पर कोई आवेश नहीं होता। परमाणु के आवेश में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों का योगदान होता है। क्लियर है? इट मीन्स परमाणु का जो कुल आवेश होगा वो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कुल आवेश व उसमें उपस्थित प्रोटॉनों के कुल आवेश के योग के तुल्य होगा। और उदासीन परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, इसीलिए उसमें जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है, और वह विद्युत रूप से उदासीन होता है, अर्थात उसका टोटल चार्ज 0 बैठता है। क्लियर है? लेकिन अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देता है तो उस पर धनावेश आ जाता है, और अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो उस पर ऋणावेश आ जाता है। ये बात हम केमिस्ट्री से जानते भी हैं। देखिए, थोड़ा समझते हैं। हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने वाला परमाणु धनावेशित हो जाता है, व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। ऐसे ये तो मैंने परमाणु की बात बोली, हम इसको पदार्थ या वस्तु के लिए भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने वाली वस्तु धनावेशित हो जाती है, व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। देखिए, हमने ये बात यहाँ बताई भी है। ये उदासीन पदार्थ है, ये भी उदासीन पदार्थ है, दोनों का चार्ज हमने 0 बता रखा है। चूँकि इन पर चार्ज 0 है, इसीलिए इनको हम अनावेशित या उदासीन पदार्थ बोल रहे हैं। अब मान लीजिए
इस पदार्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर स्थानांतरित हो जाएं, अर्थात इस वस्तु से, इस पदार्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पर चले जाएं, तो ये वाला जो पदार्थ है वो धनावेशित हो जाएगा और ये वाला पदार्थ ऋणावेशित हो जाएगा। हमने बताया भी, ये देखिए यहाँ इस पर प्लस क्यों बोल दिया, इस पर माइनस क्यों बोल दिया। दोनों पर आवेश मान में बराबर होंगे, लेकिन एक धनावेशित होगा, दूसरा ऋणावेशित होगा। मान बराबर क्यों होगा आवेशों का? मान बराबर इसलिए होगा क्योंकि इसने जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण किए हैं, तो इस पर जितना धनावेश आएगा उतना ही ऋणावेश उस पर आएगा। क्लियर है बात? देखिए इसको हम और समझते हैं। सोडियम का एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक होता है 11। जितना किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसके नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, और जितने नाभिक में प्रोटॉन होते हैं उदासीन परमाणु की बाहरी कक्षा में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए परमाणु क्रमांक 11, तो 11 इसके नाभिक में प्रोटॉन और 11 ही नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? अब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -e और एक प्रोटॉन का आवेश होता है +e। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के आवेश मान में बराबर होते हैं, मान इसका भी e, मान इसका भी e, लेकिन इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणावेश व प्रोटॉन का आवेश धनावेश। अब देखिए ये तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बताया, ये एक प्रोटॉन का आवेश बताया, लेकिन सोडियम परमाणु में 11 प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन का आवेश +e, तो 11 प्रोटॉनों का आवेश होगा +11e। ऐसे ही उसकी बाहरी कक्षाओं में 11 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश -e, तो 11 इलेक्ट्रॉनों का आवेश होगा -11e। तो उसमें प्रोटॉनों के कारण कुल आवेश हुआ +11e, इलेक्ट्रॉनों के कारण कुल आवेश हुआ -11e। तो कुल आवेश निकालेंगे तो हम इन दोनों आवेशों को जोड़ देंगे। तो इन आवेशों को चिन्ह सहित हमें जोड़ना होगा, और चिन्ह सहित जब हम -11e व +11e को ऐड करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि सोडियम परमाणु का जो कुल आवेश है वो 0 है, अर्थात सोडियम परमाणु विद्युत रूप से उदासीन है। ऐसा क्यों प्राप्त हुआ? ऐसा इसलिए प्राप्त हुआ कि सोडियम परमाणु में, क्योंकि सोडियम परमाणु में जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, और किसी परमाणु में या किसी पदार्थ में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही अगर इलेक्ट्रॉन हो, तो उसमें प्रोटॉनों के कारण जितना धनावेश बनता है उतना ही इलेक्ट्रॉनों के कारण ऋणावेश होता है। तो उसका नेट चार्ज, कुल आवेश 0 होता है, और वह परमाणु या वह पदार्थ विद्युत रूप से उदासीन होता है। अब मान लीजिए इस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर दिया, तो पहले इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते ही इसके पास इलेक्ट्रॉन रहे 10। प्रोटॉन अब भी उतने ही हैं, क्योंकि नाभिक से प्रोटॉनों का उत्सर्जन इतना सुगम नहीं होता, इतना आसान नहीं होता, क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों के मध्य न्यूक्लियर फोर्सेज, नाभिकीय बल कार्यरत होते हैं, जो कि इस ब्रह्मांड की, इस सृष्टि के, इस प्रकृति के सबसे शक्तिशाली बल हैं। तो उन बलों को तोड़कर नाभिक से प्रोटॉनों का बाहर निकलना बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। उसके लिए बहुत हाई लेवल की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए जनरली हम वस्तुओं के आवेशित होने में इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र की ही बात करते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफ़र की बात नहीं करते हैं। क्लियर है? तो मैंने कहा अगर इस सोडियम परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागते ही इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और प्रोटॉन वो 11 के 11। तो अब 10 इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश बनेगा वो बनेगा -10e, और 11 प्रोटॉनों का जो आवेश बनेगा वो बनेगा +11e। देखिए प्रोटॉनों का आवेश पहले भी +11e था, अब भी +11e है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का आवेश पहले था उसके पास -11e, और अब रह गया है -10e। क्लियर है? -e आवेश कम हो गया है। देखिए -11e -10e, तो कितना कम हुआ? -e आवेश इसके पास कम है। इट मीन्स इस पर धनावेश का आधिक्य है। देखिए धनावेश है +11e, ऋणावेश है -10e, तो आधिक्य में कौन है? आधिक्य में धनावेश है, इसीलिए इसका जो टोटल चार्ज बैठेगा एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के पश्चात वो पॉजिटिव बैठेगा। और कितना आवेग आएगा आवेश? देखिए इन दोनों को अगर हम चिन्ह सहित जोड़ते हैं तो -10e +11e कितना आएगा? +e को केमिस्ट्री में हम Na के ऊपर प्लस लगाकर बताते हैं। प्लस का मतलब है +1। इट मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर रखा है, सोडियम धनायन। तो देखिए सोडियम पहले क्या था? उदासीन अवस्था में था, लेकिन अब ये धनावेशित हो गया है। तो उदासीन से क्या हो गया? धनावेशित। कैसे हुआ? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के कारण।
तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकला कि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने पर धनावेशित हो जाता है। इसीलिए अभी हमने इस पदार्थ से जब इलेक्ट्रॉन उस पर ले गए थे तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल कर गए थे, तो इलेक्ट्रॉन जिससे निकले हैं उसको क्या होते हुए बताया था, धनावेशित बताया था। क्लियर है, क्योंकि जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धनावेशित हो जाता है। ऐसे ही अगर हम क्लोरीन परमाणु की बात करें जिसका परमाणु क्रमांक है 17, और अभी हमने बताया कि जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसके नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और बाहरी कक्षाओं में उतने ही इलेक्ट्रॉन परिक्रमणशील रहते हैं। तो 17 परमाणु क्रमांक, तो 17 नाभिक में प्रोटॉन और 17 ही इसमें इलेक्ट्रॉन। अब एक प्रोटॉन का आवेश होता है प्लस ई, तो 17 प्रोटॉनों का आवेश होगा प्लस 17 ई। ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस ई, तो 17 इलेक्ट्रॉनों का आवेश होगा माइनस 17 ई। इनको ऐड करेंगे कुल आवेश प्राप्त करने के लिए तो हमें 0 मिलेगा। इट मीन्स क्लोरीन परमाणु जो है वो उदासीन है, उस पर आवेश 0 है, वह विद्युत रूप से उदासीन है। क्लियर है। उदासीन होने का कारण ये कि जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, अर्थात प्रोटॉनों के कारण उसमें जितना धनावेश है इलेक्ट्रॉनों के कारण उसमें उतना ही ऋणावेश है, तो नेट चार्ज जो बैठेगा वो 0 बैठ जाएगा। क्लियर है। अब हम बात करें कि ये क्लोरीन परमाणु अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही इसके पास पहले 17 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक और ग्रहण कर लिया तो 17 और एक 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्रोटॉन उतने ही हैं अभी भी, पहले भी 17 अब भी 17। क्लियर है। देखिए प्रोटॉनों की संख्या की तुलना में इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो गई है। अब 17 प्रोटॉनों का आवेश बनेगा प्लस 17 ई और 18 इलेक्ट्रॉनों का आवेश बनेगा माइनस 18 ई। तो टोटल चार्ज जो बैठेगा वो बैठेगा माइनस ई को हम केमिस्ट्री में Cl के ऊपर माइनस लगाकर बताते हैं, जिसका मतलब है -1, अर्थात इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है। तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन परमाणु क्लोराइड ऋणायन बन गया, अर्थात ये ऋणावेशित हो गया। तो देखिए उदासीन से ऋणावेशित कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन से ये ऋणावेशित हो गया। तो निष्कर्ष क्या निकला कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर कोई परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। यही बात हम पदार्थ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। अभी हमने यहाँ बताया था कि इसने इलेक्ट्रॉन दिए थे और इसने लिए थे, तो देने वाला धनावेशित और लेने वाला ऋणावेशित। क्लियर है। तो इस टॉपिक में हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि वस्तुएं आवेशित क्यों होती है। तो निष्कर्ष ये निकला कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण वस्तुएं आवेशित हो जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाए तो इलेक्ट्रॉन देने वाली वस्तु धनावेशित व इलेक्ट्रॉन लेने वाली वस्तु समान मात्रा में ऋणावेशित हो जाती है। समान मात्रा में क्यों बोल रहे हैं, समान मात्रा में इसलिए क्योंकि इसने जितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं, इसलिए इस पर जितना धनावेश आएगा उतना ही ऋणावेश इस पर आएगा। क्लियर है। तो ये हुई इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर वस्तुओं के आवेशित होने की व्याख्या। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आवेशन एवं इसकी विभिन्न विधियाँ, चार्जिंग एंड मेथड्स ऑफ चार्जिंग। देखिए आवेशन क्या होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आवेशन जो है वो किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया का नाम है। किसी अनावेशित वस्तु को, किसी उदासीन वस्तु को, अर्थात ऐसी वस्तु को जिस पर कोई आवेश नहीं है, अगर हम उसको धनावेशित कर दें या उसे ऋणावेशित कर दें तो इसी प्रक्रिया का नाम है आवेशन। अर्थात हमने उसको आवेशित कर दिया, उदासीन से धनावेशित कर दिया या उदासीन से ऋणावेशित कर दिया। तो हम इन 3 विधियों द्वारा, इन 3 तरीकों द्वारा किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। देखिए 3 तरीके कौन से, एक है घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा है चालन द्वारा आवेशन और तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में हम घर्षण द्वारा आवेशन